हम बात करेंगे। हर्ष हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आगे लगते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं और कुछ ओके, हर्ष हमारे साथ वापस आ गए हैं। हर्षा, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। आप हमारे साथ ऐसे दिन में जुड़ रहे हैं जब बाजार में चौतरफा रैली है, और अगर मैं बहुत ज़्यादा कोशिश भी करूं तो मुझे कोई नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा। क्रूड ऑयल $81 पे आ गया है। दुनिया भर की बॉन्ड यील्ड्स, इंडिया बॉन्ड यील्ड, यूएस बॉन्ड यील्ड कूल ऑफ हो गई हैं, और इन्फ्लेशन का डर जो पूरे एसेट मार्केट्स को डरा के बैठा हुआ था वो थमता हुआ नजर आ रहा है। ये चिंता की बात है कि कोई नेगेटिव नहीं दिख रही है, या अभी खुश रहने की बात है इन्वेस्टर्स के लिए? गुड मॉर्निंग अजय, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो इन्फ्लेशन का एक माहौल था जहाँ पे सब लोगों का कंसर्न्स था, वो शायद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन ये जरूर है कि इंडियन मार्केट्स, अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स के हिसाब से तुलना करते हैं या ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से तुलना करते हैं, तो वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं और काफी महंगे, तो वो एक रिस्क अभी भी है। लेकिन ये जरूर है कि अगर क्रूड ऑयल जो आज एक ईयरली लो की ओर बढ़ रहा है, अगर वहीं पे जाता है या लोअर लेवल पे सस्टेन करता है, तो प्रॉफिट मार्जिन जो एक तरह से पिछले एक दो क्वार्टर्स में जो डेफिनेट कंसर्न बना रहा है, वो शायद नहीं रहेगा, और उस हिसाब से मेरे ख्याल से इक्विटीज के लिए एक पॉजिटिव माहौल रहेगा। राइट। ये जो क्रूड प्राइस का नीचे आना शुरू हुआ है ऑलमोस्ट $81, ये कितना बड़ा ट्रिगर हो सकता है इंडियन इकोनॉमी के लिए भी और इंडियन मार्केट्स के लिए भी? क्योंकि अभी अगर हम देखें तो मार्जिन प्रेशर बहुत बने रहे। अगर क्रूड वहां रहता 85 या 90 पे तो भी मार्जिन इंप्रूव होने की बात थी। अब तो क्रूड आना नीचे शुरू हो गया। क्या आपको लगता है दिसंबर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर में काफी कुशन कॉर्पोरेट इंडिया को मार्जिन से मिलेगा अक्रॉस सेक्टर, जहां जहां मार्जिन हिट हुए थे क्योंकि क्रूड नीचे आ गया? जरूर हो सकता है अजय। देखिए, अगर आप सितंबर क्वार्टर रिजल्ट्स देखते हैं तो सेल्स टर्नओवर का जो ग्रोथ था वो एक्सपेक्टेशन से बेटर था। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी जरूर बेटर था, लेकिन वो एक दो सेक्टर के जरिए आ रहा है, जैसे कि बैंकिंग हो गया या ऑटोमोबाइल्स हो गया। लेकिन अगर आप क्रूड ऑयल को नीचे जाते हुए देखते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन सबके सब सेक्टर्स में एक तरफ से बढ़ सकती है, और उस हिसाब से हमें लगता है कि दिसंबर क्वार्टर, शायद हो सकता है कि दिसंबर क्वार्टर में पूरा बेनिफिट शायद ना मिले, लेकिन अगर यही माहौल रहेगा तो मार्च क्वार्टर में जरूर मार्जिन्स काफी इंप्रूव्ड दिखने की आशंका है। राइट। मॉर्निंग हर्ष, एक बार आपसे रिफाइनिंग मार्जिन्स को लेकर थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहेंगे, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी आई है जिसमें, क्योंकि रिफाइनिंग मार्जिन एक बड़ा की कंपोनेंट रहता है ऑयल रिफाइनर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, फॉर दैट मैटर रिलायंस ऑल्सो। आपको इस वक्त लगता है कि जो रीसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके चलते एक बुलिश व्यू, क्योंकि रिफाइनिंग साइकिल जो है वो फिर से अपसाइड यहाँ से दिखा सकती है, और उसके चलते आप इन स्पेस में जरूर व्यू एक बनना चाहिए? हमारा अभी का जो एक्सपोजर है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, वो अंडरवेट एक्सपोजर है। हमें लगता है कि काफी सारे अलग सेक्टर्स है जहाँ पे क्रूड ऑयल नीचे आने से प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स और बेटर हो सकता है, और ऑन अ रिलेटिव बेसिस हमें लगता है कि काफी जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स हैं, आप देख लीजिए सीमेंट हो गया या केमिकल्स हो गया, या जहाँ पे भी क्रूड डिरेवेटिव्स का इनपुट्स रहते हैं, तो वो सब सेक्टर्स में काफी बेनिफिट हो सकता है अगर क्रूड नीचे आने से। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर से काफी सारे दूसरे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स बढ़ सकते हैं और काफी सस्टेनेबल भी रख सकते हैं, तो वहाँ पे हमारा व्यू ओवरवेट। ठीक है। अच्छा, अब 1 तारीख को बजट है, उससे ठीक पहले वित्त मंत्री ने बैठकें करना शुरू कर दी हैं। कुछ एनालिसिस आप भी कर रहे होंगे कि इस बार का बजट जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ठीक 2024 के इलेक्शन से पहले का बजट है। तो ये बजट के हिसाब से आप कहीं सेक्टोरियल चर्निंग देख पा रहे हैं? ट्रेडिशनली तो कैपिटल गुड्स और इंफ्रा के बारे में तो सब लोग जानते हैं, इसके अलावा कुछ हटके? देखिए, जरूर ये दो सेक्टर्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू हो सकते हैं, और जैसे कि हमने देखा है पिछले कुछ सालों में पब्लिक स्पेंड जो है ये दोनों सेक्टर्स को काफी बेनिफिट पहुंचाता है, और हमें भी लगता है कि इलेक्शन हो या ना हो, इंडिया में ये कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो इरिवर्सिबल है और कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, तो उस हिसाब से ये दोनों सेक्टर्स में एक पॉजिटिव माहौल रहेगा। लेकिन जरूर आपको वैल्यूएशन देख के आगे बढ़ना चाहिए।
उसके अलावा हमें लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर भी अच्छा कर सकता है। अगर आप देखिए पिछले 2 साल कोविड के डिसरप्शन के बाद रूरल इकोनॉमी इतने अच्छे माहौल में नहीं है, और जो कंजम्पशन है रूरल कंजम्पशन वो अर्बन कंजम्पशन जितना रिकवर नहीं हुआ है। तो यूजुअली जो प्री इलेक्शन ईयर होता है वहाँ पे काफी सारे सोशल स्कीम्स होते हैं रूरल इकोनॉमी के लिए, और एक तरह से एफएमसीजी के लिए वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ डिमांड भी हो सकता है। तो हमें लगता है कि एफएमसीजी भी आप एक तरफ डिफेंसिव सेक्टर के हिसाब से देख सकते हैं। शायद ये इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर के जितना परफॉर्मेंस ना दे, लेकिन अगर आप डिफेंसिव ग्रुप को देखते हैं आईटी, फार्मा और एफएमसीजी, शायद एफएमसीजी में एक तरफ से पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा डिमांड के लिए प्री इलेक्शन ईयर। अच्छा, आपका टू व्हीलर बास्केट पे क्या व्यू है, स्पेशली वो साइड ऑफ द बास्केट जो रूरल साइड पे ज्यादा थी, टियर 2 टियर 3 पे ज्यादा थी, और लो टिकट साइड प्रोडक्ट्स में ज्यादा थी, 50-60 हजार वाली। हाई प्रीमियम टू व्हीलर तो चल ही रहे थे, लेकिन डिमांड खराब हो गई थी लो टिकट टू व्हीलर्स में। क्या वहां पे आपको एक बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, वैल्यूएशंस का भी बॉटम, डिमांड का भी बॉटम? अजय देखिए, वहाँ पे वैल्यूएशंस तो काफी कंफर्टेबल जोन में थे, काफी 2-3 क्वार्टर से अगर आप देख रहे थे। लेकिन ये जरूर था कि डिमांड पे कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट या पॉजिटिव ट्रिगर नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी लग रहा है कि शायद यहाँ से लेके जो फेस्टिव सीजन में हमने देखा है जो डिमांड स्ट्रेंथ वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो उस हिसाब से जरूर हमारा पोजीशन विद इन ऑटोमोबाइल्स में थोड़ा ज्यादा 4 व्हीलर्स पे फेवरेबल है, लेकिन जरूर कुछ 2 व्हीलर स्टॉक्स भी हम देख रहे हैं इस भाव पे। ओके, तो टू व्हीलर स्टॉक्स पर आपका भी एक नजरिया, एक ये व्यू बन रहा है। अच्छा, एक बार न्यू एज स्टॉक्स को अब किस तरह से देखना चाहिए, जितने भी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स थे, क्योंकि इनमें एंकर प्री ओपन, जब एंकर लॉक इन ओपन हुआ हमने वहां पर अच्छी खासी सेलिंग भी देखी, लेकिन वहां बायर्स भी थे। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए अब भी इस वक्त क्या सलाह होनी चाहिए इन स्टॉक्स पर? देखिए, अगर आप पूरे जो इंटरनेट स्टॉक्स को देखेंगे तो वैल्यूएशन ट्रेडिशनल बिजनेस से बहुत बहुत महंगे हैं। जरूर ये स्टॉक्स काफी कुछ गिर चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल से कंपेयर करते हैं तो वैल्यूएशन बहुत महंगे है। तो उस हिसाब से आपको हर एक बिजनेस पे बहुत ज्यादा कॉशियसली व्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक जो न्यू एज बिजनेस है, इंटरनेट बिजनेस है, वो सक्सेसफुल होगा और वहाँ पे आपके वेल्थ क्रिएट होगा। तो बॉटम अप वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। और जैसे आपने बताया, ये जो ओवरहैंग है, जहाँ पे पहले जो लॉक इन था काफी सारे स्ट्रेटेजिक या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के, वो सब खुल रहे हैं या खुल गए हैं। तो उस हिसाब से अब सेलिंग का जो एक फ्रीक्वेंसी रहेगा बड़े बड़े ब्लॉक्स का, वो भी शायद ज्यादा ही रहेगा। तो उस हिसाब से अभी भी ये स्पेस में हम ये बोल नहीं सकते कॉन्फिडेंस है कि बॉटम आउट हो गया है और यहाँ पे इन्वेस्ट करने से शायद और गिरावट नहीं दिखेगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है। तो उस हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स को आई थिंक एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से बाकी सारे ट्रेडिशनल बिजनेस भी देखना चाहिए, और सिर्फ इंटरनेट बिजनेसेस पे फोकस करना जरूरी नहीं है। ठीक है हर्षा, मैं इस नई इकोनॉमी वाले स्टॉक से वापस पुरानी वाली इकोनॉमी पे आता हूँ। उसमें 2 सेगमेंट आपके सामने रखता हूँ, दोनों ज़्यादातर सरकार द्वारा ही रेगुलेटेड है। एक तो सरकारी बैंक और दूसरा रेलवे काउंटर्स। ये काफ़ी अच्छे चले। आप हमको ये बता सकते हैं साइकिल में किस जगह पर खड़े हैं? ये अभी चलना शुरू हुए हैं, ये मिड ऑफ द साइकिल है, टॉप बना रहे हैं, ये कहाँ पे है हम साइकिल में? ये दोनों सेक्टर हमारे हिसाब से अर्ली टू मिड साइकिल पे है। जरूर अर्ली साइकिल से बाहर आए हैं, जहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे या जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे थे, फॉर एग्जांपल रेलवे सेक्टर में, वो सब साइकिल के बॉटम बोल सकते हैं। वहां से तो काफी आगे पहुंच गए हैं। लेकिन वैल्यूएशन भी इतना महंगा नहीं है कि आप बोल सकते हैं कि पीक वैल्यूएशंस पहुंच गए हैं और यहाँ से ग्रोथ का कंसर्न्स है और ये स्टॉक्स चल नहीं सकते, ऐसे भी नहीं बोल सकते। तो ये बोल सकते हैं कि शायद इजी मनी एक तरफ से बन चुका है, लेकिन यहाँ से भी ये दोनों सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज वेल एज रेलवे फोकस स्टॉक्स, रिटर्न्स अभी भी दे सकते हैं और शायद मार्केट को भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो क्लियरली एसेट क्वालिटी जो इश्यूज थे, कंसर्न्स थे, वो बिल्कुल नहीं है आज के दिन में। क्रेडिट ग्रोथ के नंबर्स देखते हैं तो करीब करीब 18-19% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ चल रहा है।
और कैपिटल एडिक्वेसी का बात करें, कोई भी बैंक में कैपिटल की कमी नहीं है, ग्रोथ की कोई कंसर्न नहीं है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ से भी एक तरह से रीजनेबल रिटर्न्स मिल सकते हैं ये सेक्टर में। और उसी हिसाब से रेलवेज में भी जो इन्वेस्टमेंट्स हम सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो जाएंगे उस सेक्टर में काफी कुछ इन्वेस्टमेंट्स होना बाकी है और होगा भी। और उस हिसाब से मेरे ख्याल से ये दोनों सेक्टर्स मीडियम टर्म के हिसाब से अच्छे दिख रहे हैं। कई सारे रिफॉर्म्स भी इस स्पेस में सामने आ रहे हैं, बिल्कुल। तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्पेसेस पसंद आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए, हमें व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।